नमस्कार, वर्ल्ड दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। पिछले हफ्ते दुनिया भर में जो कुछ हुआ है उन घटनाओं पर तो आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या-क्या खास होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाला हफ्ता। और डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह है कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, जय हिंद, जय भारत। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या और है ना, हम सब एक साथ संडे के दिन मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कमांडर साहब, सबसे पहले ये देख लें कि आगे आने वाले एक हफ्ते में क्या-क्या इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, क्या होने जा रहा है। अगर हम ये देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो मोदी जी जाने वाले हैं। पहले जापान जाएंगे, फिर चीन। तो चीन का दौरा तो एक तरह से देखें तो पहले से तय था, एससीओ की मीटिंग में जाना ही था उनको। लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसकी उसके आलोक में, उसकी रोशनी में ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है मेरे ख्याल से। आपकी इसमें क्या राय है सर? थोड़ी सी रोशनी डालें इस पर। देखिए राकेश जी, बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा आपने। ये हम शुरू कर देते हैं सीधा का सीधा। जापान जापान क्यों जा रहे हैं? जापान इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जापान के ऊपर भी जितने टैरिफ पड़े हैं वो भयंकर पड़े हैं। उनको जो 15% उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो वो हमारे बेसलाइन टैरिफ के और ज्यादा देना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम तो 50% पे बैठे हैं। हमारा टेक्सटाइल के ऊपर असर पड़ेगा। जापान के पास टेक्सटाइल के वो 2 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट करता है और हम उनको 10 मिलियन से कम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेयर जगह है और जापान हमको कहता है कि आप हमें और टेक्सटाइल भेजिए। तो हमारे पास एक ये मिल जाता है। दूसरा, जापान ने नेवी के लिए जो उनका स्पेशल एंटेना है, यूनिकॉर्न एंटेना, वो देने को तैयार हो गए और पहले जहाज नेवी का उस एंटेना के साथ आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। तीसरी और भी अहम बात, देखिए मोदी जी ने बात की थी एरो इंजन की इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे। यही एरो इंजन जापान देने को तैयार है, अपना एरो इंजन जो 190 से ज्यादा किलो न्यूटन थ्रस्ट का है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ये बहुत अहम चीजें हैं इंडिया के लिए। दूसरी बात अहम यह है, जापान को रिक्वायरमेंट है कि वो अपने लिए कहीं ना कहीं से अब वो उनके भी मार्केट देखे, इन्वेस्टमेंट के भी आश्रय देखे। 68 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जापान ने एक्सेप्ट किया है पिछले एक आध दिनों में कि हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। तो ये दोनों के दोनों देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट है और ट्रंप के टैरिफ के साथ हम वो ये दोनों के दोनों देश अलग होना चाहते हैं। दूसरा आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस देखिए अगला G7 का प्रेसिडेंट होने वाला है। इंडिया अगले ब्रिक्स के में हमारी चेयरमैनशिप होगी, तो चेयर हमारा होगा। और फ्रांस ने पहले ही कहा था कि मैं ब्रिक्स में आना चाहता हूं। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते और भी गहरे हो रहे हैं और आपने पिछले देखा होगा 2-3 दिन पहले राजनाथ जी ने कहा था कि हम फ्रांस के सैफरन इंजन इंडिया में बनाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अगर सैफरन का इंजन इंडिया में, हिंदुस्तान में आता है, तो आप मान के चलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में रफेल भी आएंगे। और रफेल का सबसे मॉडर्न वर्जन जो फ्रेंच नेवी के को भी इसी टाइम पे मिल रहा है वो हमारे पास आएगा और संभवतः क्योंकि बड़ा ऑर्डर होगा, मेड इन इंडिया हो जाएगा या कम से कम असेंबल्ड इन इंडिया होगा। एमआरओ रफेल की इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो फ्रांस के साथ तो हमारे बहुत घनिष्ठ रिश्ते जो हैं वो और भी गहरे होने वाले हैं। आते हैं साउथ कोरिया पे। साउथ कोरिया के साथ भी जो टैरिफ का डील हुआ था ट्रंप का, वो एक तरफा है। साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर थे। साउथ कोरिया भी कोशिश कर रहा है ब्रिक्स में आ जाए। साउथ कोरिया भी कोशिश कर रहा है कि उसके वेपन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। K10 वज्रा तो है ही साउथ कोरियन वेपन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ कुछ हद तक, और अंडर लाइसेंस हो रहा है LNT के साथ। तो वहां भी हो रहा है। देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया सबसे करीबी, एक तरह से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब है यूएस के, लेकिन ऑकस के जरिए जो उन्होंने फ्रांस का सबमरीन को काटा था,
वो न्यूक्लियर सबमरीन जो बन के ऑस्ट्रेलिया को मिलनी चाहिए थी 2030 तक, वो अब कम से कम 10 साल और पीछे चली गई है, कम से कम 10 साल, ज्यादा हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही खिंचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान ने करार कर लिया है कि वो अंडर वाटर सेंसर्स जॉइंटली डेवलप करेंगे। ऑस्ट्रेलिया हमको रेयर अर्थ देने को तैयार है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ और हमारा एफटीए भी साइंड है। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह से देखिए आप अमेरिका से झटक रहा है। और कनाडा ने कहा है कि हम आपके साथ रिश्ते गहरे करना चाहते हैं और हम आपको सुविधा देंगे, आप हमें एक्सपोर्ट करिए, हम उसको रीब्रांड करके हम बाकी जगह भी बेचेंगे। तो हमको जरूरत है एक ऐसी मार्केट जहां पे लोगों के पास पैसा हो कि वो पैसा वो कर सके, और वो हमने ये कर दिया है। हमको एक मार्केट चाहिए जहां जहां पे लोगों के पास पैसा हो, और हमें वो मार्केट मिलती है कनाडा के जरिए, हमें मार्केट मिलती है यूके के जरिए, एफटीए साइंड, हमें मार्केट मिलती है ऑस्ट्रेलिया के जरिए, एफटीए है, हमें मिलती है यूरोपियन यूनियन के साथ, एफटीए इन प्रोग्रेस है। तो आप देखिए बहुत पेचीदा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान ने ये पूरा का पूरा गुंडी जो है अपने लिए सुलझा ली है। तो अब एक जाते तरह हैं से वो चीन पे। जी 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 प्लीज। हाँ तो एक से एक मैं फटाफट चीन का खत्म कर जी देता हूं। जी चीन देखिए ऐसा है, चीन के साथ हमारी जो है दुश्मनी रही है, दोस्ती कभी नहीं थी। इसको दोस्ती में अगर परिवर्तन होना है तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी दोनों तरफ से। और सबसे अहम बात जो है वो है ट्रस्ट। बिना विश्वास के दोस्ती नहीं होती। और ट्रस्ट ठीक करने के लिए बॉर्डर। इसीलिए आप देखिए वैंग ही आए थे, उन्होंने सबसे पहला बात की थी बॉर्डर की, कि हम बॉर्डर के ऊपर काम करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन चीन चीन है, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और अपने रीड आउट में बोल दिया कि हिंदुस्तान ने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है फिर से। हमने ये कभी नहीं कहा था। तो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को ये बताना पड़ा। फिर चीन को जाना था पाकिस्तान, लेकिन वो गया वाया अफगानिस्तान। तो हमें तो ये देखना ही है कि हम चीन के साथ कितना विश्वास करें, कहां पे नहीं करें। एक तरह से हम चीन के साथ ट्रांजैक्शनल हो सकते हैं, और इसीलिए मोदी जा रहे हैं ट्रांजैक्शनल बेसिस के ऊपर, कि वो चीन में जाएंगे, अच्छी फोटो ऑप होगी, एक आध समझौते करेंगे जिसकी बात हो चुकी है। और चीन ने पहले ही 3 कदम उठा लिए हैं जो बहुत जरूरी थे। वो है जी फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मैग्नेट, और टनल बोरिंग जी मशीन्स। ये तीनों के कंसाइनमेंट्स रवाना हो गए हैं। जी, कमांडर साहब अभी चीन ने ये भी कहा है कि भाई हम ट्रेड डेफिसिट भी कम करने को तैयार हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। व्यापार की जहां तक बात है, डेफिसिट बहुत बड़ा है, लंबा है, गैप है बहुत बड़ा। तो ये तो क्या हम ये माने कि यूएस ने प्रकारांतर से, अमेरिका ने दो दुश्मनों को पास ला दिया। एक, अमेरिका के जो बहुत क्लोजेस्ट जो कंट्रीज थे वो आप देख रहे हैं वो सब इंडिया के पास आ रहे हैं। तो ये कैसे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए अमेरिका ने तो रायता फैला दिया है, खास करके ट्रंप ने। अब इस रायता को समेटने के लिए किसी तरह से ठीक ठाक कुछ तो कर लें, वो भेज रहे हैं अपने घनिष्ठ मित्र सर्जियो गोर को। ठीक है, सर्जियो गोर जो है वो अमेरिका के लिए या ट्रंप के लिए इनर सर्कल में है। कहते ये हैं कि सर्जियो गोर जब चाहे ट्रंप को फोन कर सकते हैं, जब चाहे व्हाइट हाउस में भी अंदर घुस जाते हैं और उनके ओवल ऑफिस में भी घुस जाते हैं। सर्जियो गोर ने 4000 लोगों को लैटरल इंडक्शन की तरह काम पे लगवाया है अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। सर्जियो गोर ट्रंप जूनियर के बिजनेस पार्टनर भी हैं और ट्रंप के साथ गोल्फ भी खेलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे स्कॉट बेसेंट। तो उनको यहां भेजा है। अब एम्बेसडर की तरह उनको अगर भेजते तो उनको 3-4 महीने तो कम से कम लग जाते हिंदुस्तान में आने के लिए। क्योंकि प्रक्रिया यह है कि पहले यूएस के सेनेट में जाएगा रिकमेंडेशन, फिर सेनेट इनको इंटरव्यू करेगा, फिर सेनेट इनको रेकमेंड करेगा, फिर वो हिंदुस्तान के पास भेजेंगे प्रपोजल, हिंदुस्तान एक्सेप्ट करेगा,
मना भी कर सकता है, और फिर उसके बाद वो आएंगे, हिंदुस्तान प्रेसिडेंट को अपना क्रेडेंशियल सबमिट करेंगे, फिर क्रेडेंशियल एक्सेप्ट होंगे, फिर वो एम्बेसडर बनते हैं। ये 3-4 महीने की प्रक्रिया है। उन्होंने एक स्पेशल काम कर दिया, उन्होंने कहा ये हम जो है हमारे स्पेशल एनवॉय हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए। अगर ये स्पेशल एनवॉय हैं तो ये कल भी आ सकते हैं, और मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर सेर्गियो जी यहाँ पे बैठे होंगे हिंदुस्तान के अंदर, और किसी ना किसी तरह से ये रायता सुलझाने की कोशिश करें। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमें डायरेक्ट ट्रंप के कान तक कुछ भी भेजने का एक नया जरिया मिल जाएगा, अच्छा तरीका मिल जाएगा। एक समस्या भी है, समस्या ये है कि इनको जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया कहा है, एशिया इंडो पैसिफिक नहीं कहा है। मतलब एक तरह से दिखा रहे हैं ट्रंप कि इंडो पैसिफिक की अहमियत कम हो गई है, और वो जो है सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान यही आते हैं साउथ एशिया में, तो ये पाकिस्तान के साथ हमको फिर से हाइफनेट करना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फिर से कर सके। ये मत भूलिएगा, जब है ना ये अमेरिकन जो सेंटकॉम के जनरल साहब थे, जब वो पाकिस्तान आए उस टाइम पे उन्होंने सेंट्रल एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स और डिफेंस चीफ के साथ मीटिंग की थी पाकिस्तान के अंदर बैठ के। ये दिखा रहा है कि सेंट्रल एशिया की तरफ अमेरिका का जो फोकस है वो बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है कि वो रशिया को किसी ना किसी तरह से काउंटर करना चाहते हैं या रशिया पे दबाव डालना चाहते हैं, और ये रशिया का अंडरबेली है, मतलब वो पेट वाला हिस्सा है जहां पे कोई खास ये डिफेंस नहीं है रशिया के पास, तो ये यहाँ पे अटैक करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तो उनका पसंदीदा है ही, और हमने कई बार बात की है पाकिस्तान पसंदीदा क्यों है। तो ये है एक आध छोटी छोटी घुंडियां, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक तरीके से जो RIC डेड कॉन्सेप्ट था, सालों तक डेड रहा, वो रिवाइव हो गया, उसे जिंदा कर दिया। मैं ये कह रहा था कमांडर साहब कि सेर्गियो गोर को यहाँ दिल्ली में बिठाकर, ये भी तो हम इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि देखो हमारे ऊपर तो सीधा ट्रंप आके बैठ गया ना, एक तरह से सिर पे बैठ गया हमारे, मतलब ट्रंप का खास आदमी है तो वो तो सिर पे बैठ गया हमारे, तो क्या पता, मतलब इसको दूसरी तरह से देखें अगर तो नुकसान भी हो सकता। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे हमने कहा, जब एरिक गारसेटी आए थे, हाँ, इसलिए इसमें उनके पहले कुछ कदम जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। वो एक तरीके से देखा जाए तो उसने ऐसे लोगों से मुलाकात की, ऐसी चीजें करने की कोशिश की जो हमारे देश हित में नहीं थी, और इसीलिए कई लोग उसको गार्लिक चटनी कहते थे कि बड़े गुस्से में आके। ये चीज गौर भी कर सकते हैं, ये भी चीज है ना। देखिए अमेरिका का हमेशा कवायद रही है कि हिंदुस्तान में एक तरह से तख्ता परिवर्तन हो जाए, ताकि अमेरिका को एक ऐसा देश हिंदुस्तान में मिले जो उसके कहने के हिसाब से हर चीज करे। ठीक है, मतलब तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना, वो हम कह दें। यही हमने नहीं किया है, यही मोदी जी ने नहीं किया है, और यही खास वजह है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में अगर तनाव है तो बेसिकली इस वजह से है। राकेश जी। कमांडर साहब, जो चीज हम लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका के जितने क्लोजेस्ट 8 जो कंट्रीज हैं वो आ गई हमारे साथ, ये तो उन्हें भी दिख रहा होगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमें, हमारे लिए मैदान अमेरिका खुला छोड़ देगा, वो भी तो कुछ करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गौर का दिल्ली आना जो है, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। स्ट्रेटजी को लें या इस एरिया को पूरा, जो दक्षिण एशिया की बात करें अगर, तो क्योंकि वो पाकिस्तान भी देखेगा, अफगानिस्तान भी देखेगा, बांग्लादेश भी देखेगा, वो सिर्फ इंडिया का नहीं है। ऐसे में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको भारत को ध्यान रखना चाहिए? देखिए यही नेगेटिव पॉइंट्स को मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे स्पीच में काफी कुछ चीजें मोदी जी ने कवर की हैं।
एक जो अहम बात उन्होंने कही थी, जो सुदर्शन चक्र कवच के बाद जो कही थी, वो सिर्फ मिलिट्री के हिसाब से नहीं, एयर डिफेंस के हिसाब से नहीं था, वो पूरे देश के लिए था। वो देश का सुरक्षा जो कवच होगा वो होगा एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, रिसोर्स सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी इंक्लूड करेगा उसमें। और ये चीज हमने शुरू कर दी है। दूसरी बात हमारे लिए बहुत अहम है कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हम बहुत ज्यादा विशेष करके ध्यान देना शुरू करें। पिछली बार भी राकेश जी आपको याद होगा हमने इसके ऊपर बात की थी, जब हम इंडिपेंडेंस डे की स्पीच का विश्लेषण कर रहे थे। हमने कहा था कि ये देखिए हमारा जो हाफ फ्रंट है हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ, वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिसको है ना कोई भी इंसान जिसकी IQ 20 है, मतलब बिल्कुल है ना 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे का की IQ वो भी ना करता। चाहे वो SIR की तरफ हो और वहीं पे है ना उल्टे पड़े, चाहे वो फार्म लॉज के खिलाफ रहा हो, चाहे वो जो भी आप देखिए हर चीज में गलत होता है। उसके बावजूद हमारा ऑपोजिशन वो लगा रहा है। इस बार ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन एक तरह से वॉश आउट ही रहा। कौन सा यहाँ पे कोई खास डिस्कशन रहा हो? कोई खास डिस्कशन नहीं हुआ, बिल्स पास हो गए बिना डिस्कशन के। यही तो समस्या है और यही चीज हमारा ऑपोजिशन कर रहा है। यही टेम्पलेट की थी पाकिस्तान में, यही किया था बांग्लादेश में कि आप इंस्टीट्यूशंस को बोलें कि इंस्टीट्यूशन खराब है। और बांग्लादेश में तो कहा था कि इलेक्शन कमीशन ही खराब है, इलेक्शन ही खराब है, हम ये इलेक्शन नहीं मानते। और यही चीज आप देखिए यहाँ पे हो रही है। ये आपने बहुत इशारा किया बिल्कुल सही जगह, और ये दिखाता है कि डीप स्टेट क्या कर रहा है। जो चीज बांग्लादेश में हुई वही हमारे यहाँ होने जा रही है। पूरा का पूरा बिल्कुल सिस्टम ही खराब है ऐसा बताया जा रहा है, बताने की कोशिश हो रही है। हम करेक्ट। कमांडर साहब ट्रम्प की बात कर रहे थे, तो अभी ट्रम्प का बिल्कुल थोड़ी देर पहले एक खबर आई थी कि ट्रम्प ने तो एक और बयान दे दिया है। अब उस पर माथा पकड़ के बैठे हैं सब लोग। ट्रम्प कह रहे हैं कि आप लोग अपना सेटल कर लो भाई, यूक्रेन और रूस, हमको नहीं पड़ना है इसमें। अब ये इसका क्या मतलब है कमांडर साहब? राकेश जी, ये ट्रंप का तो बहुत पुराना रवैया रहा है कि अमेरिका को सारे देश, सारे विश्व के लड़ाइयों के अंदर घुसना नहीं चाहिए। वो तो इसने इसीलिए तो कहा था कि अगर मैं होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। इसी को पकड़ के पुतिन ने भी यही कहा, अगर ट्रंप जी आप होते तो युद्ध नहीं होता। यही चीज की भूमिका उसने बनानी काफी पहले से शुरू कर दी थी। अब जब मीटिंग हुई वॉशिंगटन में तो उसने क्या कहा? उसने ये कह दिया है, ये सबने मान लिया कि यूक्रेन को जो हथियार मिलेंगे वो यूरोप देगा। यूरोप को हथियार देगा अमेरिका, देगा नहीं, अमेरिका यूरोप को हथियार बेचेगा। मतलब भैया बेचेगा। पैसे आप हमको देते रहिए, हमारे पैसे सुनिश्चित रहे, आपके देश में जो हो मेरी बला से। ठीक है, उसने साफ कह दिया है कि मैं यूक्रेन के युद्ध में नहीं घुसना चाहता, मैं वहां पे पैसा और डालना नहीं चाहता, क्योंकि भाई 120 130 कुछ लोग कहते हैं $150 बिलियन तो अमेरिका डाल चुका है और वो वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो यूक्रेन से खींच सकता था वो तो खींच चुका है, जमीन हड़प ली है उसके एग्रीकल्चर के नाम पे। बाकी है ना जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो पूरा डील साइन कर लिया, लेकिन एहसास हुआ कि साहब ये रेयर अर्थ तो रशिया के कब्जे वाले एरिया में है, तो हम क्या करेंगे इनका? तो यूक्रेन को और वो निचोड़ नहीं सकता, तो वो यूरोप को निचोड़ने की फिक्र में है। ट्रंप फाइनली बिजनेसमैन है और उसने वही बिजनेसमैन का तरीका यहाँ पे भी अपनाया है और उसने कहा कि साहब आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी खबर आई है। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जेलेंस्की हिंदुस्तान आने वाले हैं बहुत जल्दी। डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जेलेंस्की हिंदुस्तान आने वाले हैं। जेलेंस्की मैं हिंदुस्तान सर आते हैं। कमांडर साहब उससे हाँ, पहले मैं बस एक चीज और पूछना चाहता था कि ट्रम्प ने अगर ये कह दिया कि चलो भाई तुम लोग अपना सेटल करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तब इसका मतलब है कि वो जो उनका नारा था कि सारी लड़ाइयां मैं ही रुकवाता हूँ, इसका मतलब वो उससे भी अलग हो गए। तो फिर नोबेल प्राइज का क्या हो गया सर? देखिए ये बहुत स्मार्ट आदमी है। जैसे जहां पे कोई लड़ाई थी भी नहीं उसको रुकाई भी नहीं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की थी, इसने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया।
अब जैसे ही बात निकलेगी किसी ना किसी वजह से कि यूक्रेन में कुछ हो रहा है, ट्रंप कहेगा देखिए ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं पीछे हटा था क्योंकि मैं ये कर सकूं। यही तो उसने किया है कि अब भाई पीटर नवारो हो या उनके जो चेले चपाटी हैं ट्रंप के, वो क्या कह रहे हैं? ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी थी कि हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगाया जाए ताकि रशिया को वो बुलाकर अब मीटिंग पे बुला सके। यही वो करेगा फिर से। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, हिंदुस्तान पे मैंने टैरिफ लगाया, हिंदुस्तान को मैंने दबाया ताकि हिंदुस्तान ने रशिया से बात की, जेलेंस्की से बात की और हिंदुस्तान ने मेरी वजह से ये सब काम किया है। वो तो अपना पीस प्राइस को कहीं जाने नहीं देगा उसने। वो आपको याद होगा एक पुराना गाना था, पड़ोसन में एक चतुर नार हम पकड़ के रखेगा जी, हम जाने नहीं देगा जी। ये वो वही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अब ये नोबेल प्राइज तो मान लीजिए उधर, अब ये जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो भी इंडिया आएंगे। अब याद रखें कि इसी साल रूस के राष्ट्रपति को भी आना है इंडिया। तो ये कैसे इक्वेशन चेंज हो रहे हैं? ऐसे देखने में तो लग रहा है कि भारत के पक्ष में हो रहे हैं। अब जेलेंस्की भी आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, और अगर इसी बीच अगर नोबेल प्राइज अगर मोदी जी को मिल गया तो क्या होगा फिर? वो तो प्राण दे देगा ट्रम्प। तब तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी। तो इसको थोड़ा डिकोड करिए सर। ये जो विजिट्स हैं जेलेंस्की की, इनको मोदी जी ने पहले ही कहा था जब ये मिले थे, तो उनको उनका उनको इनवाइट किया था। तो अब उनका आना हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंस तो है ही, उनका भी रशियन प्रेसिडेंट का भी। तो उसको थोड़ा सा डिकोड करके बताएं। देखिए राकेश जी, जेलेंस्की को साफ दिखने लगा है कि ट्रंप से ये बात नहीं हो पाएगी। ये यूरोपियन यूनियन को भी लग रहा है कि ट्रंप से ये बात हो नहीं रही है, क्योंकि ट्रंप के पास वो पत्ते नहीं है जिससे कि वो रशिया को मजबूर कर सके कि आप युद्ध रोके। भाई ये युद्ध तब तक नहीं रुकता जब तक रशिया नहीं रुकता, ये तो साफ जाहिर है। युद्ध तब तक नहीं रुकता जब तक कि यूरोप जेलेंस्की को पैसे देना बंद नहीं करता, ये भी साफ जाहिर है। तो यहां पे कौन है जो इनके साथ बात कर सकता है, दोनों के साथ एक साथ? ऐसा व्यक्ति जो दोनों का के विश्वास का पात्र हो। रशिया और यूएस कभी विश्वास एक दूसरे पे नहीं कर सकते। यूक्रेन और रशिया के बीच में विश्वास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जानता है कि मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पुतिन के मुंह पे कह सकते हैं ये युद्ध का समय नहीं है। और पुतिन भी जानता है, और पुतिन भी है ना मोदी जी की इज्जत करता है। उसको पता है कि भाई मोदी जी मेरे साथ खड़े भी रहे जब बाकी सारे देश पीछे हटने को तैयार थे, हट गए थे, तो मोदी जी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे, उनसे तेल लिया, उनसे हथियार लिए। उनको कभी ये नहीं कहा, और कभी किसी चीज के ऊपर है ना पब्लिकली कुछ नहीं कहा हिंदुस्तान ने रशिया के खिलाफ, दैट इज। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि जेलेंस्की आएंगे, कुछ हद तक बात होगी, और जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो सारे अपनी डिप्लोमेसी करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, मोदी जी सोशल मीडिया के जरिए कुछ नहीं करते। वो आराम से बात करेंगे, तसल्ली से ट्रंप से है ना, इनसे भी बात करेंगे, पुतिन से भी। और मुझे अचंबा नहीं होगा जब पुतिन फाइनली साल के आखिर में आ रहे होंगे हिंदुस्तान, उसी टाइम पे जेलेंस्की को भी बुला लिया जाए और उनको बोला जाए कि ठीक है अब हम युद्ध विराम के लिए तैयार हो रहे हैं, हम पीस टॉक्स में हम काफी आगे जा चुके हैं। और ऐसा टाइम होगा, देखिए उस समय युद्ध विराम तो अपने आप हो चुका होगा, वो विंटर का समय है, फ्रंट लाइन्स तो फ्रोजन हो ही जाती हैं उस एरिया में, ठीक है, बर्फ इतनी पड़ती है, इतनी ठंड होती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको वो 2-3 महीने मिल जाते हैं, 3-3.5 महीने, कि आप बाकी चीजें नेगोशिएट करके अगले साल के फेब मार्च तक ये सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन सर ट्रम्प कोई स्टेट्समैन तो है नहीं। बराक ओबामा थे, तो अगर स्टेट्समैन नहीं है तो फिर उनका क्या रिएक्शन होगा, गॉड नोस। क्योंकि और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ ये गौर को जो उन्होंने भेजा है इंडिया, हो सकता है इस वजह से भी भेजा हो कि अगले 6 महीने में 7 महीने में बड़े इंपॉर्टेंट घटनाएं होने वाली हैं यहाँ दिल्ली में, तो हो सकता है इसके लिए भी भेजा हो। बिल्कुल
भाई अच्छे से निगाह रखें और हमारा पक्ष भी रखें और उनके पक्ष के क्या जो अंदरूनी बात है वो भी आप हमें बताएं। ये सब तो होगा ही होगा। देखिए एक उदाहरण देता हूं। चीन और हिंदुस्तान के बीच में काफी सालों तक एम्बेसडर नहीं था। गलवान भी हुआ, रिश्ते भी खराब हुए, सब कुछ हुआ। फिर शी जिनपिंग को एहसास हुआ कि अरे भैया यहां पे एम्बेसडर नहीं है, तो उसने एक एम्बेसडर भेजा पहले, जो करंट एम्बेसडर है। ये आए थे 2023 के आखिर में। उसके बाद 2024 में देखिए शी जिनपिंग और मोदी जी की कजान में मुलाकात भी हुई। उसके बाद है ना कुछ मीटिंग्स भी हुई, कुछ प्रोग्रेस हुई जहां तक कि रिश्तों की बात है। तो देखिए एम्बेसडर का होना ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि एम्बेसडर ऐसा व्यक्ति है जो आपके कान, उसके कान जो हैं वो आपके लिए खुले हैं, और वो उसके पास वो दूसरे अपने देश के जो सबसे प्रमुख लोग हैं उनके भी कान उसके लिए खुले होते हैं। ये एक बहुत विश्वासपूर्ण जरिया होता है कि आप एक दूसरे के साथ ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी एम्बेसडर के थ्रू कर सकते हैं। और ये अहमियत है, इसीलिए तो गौर की अहमियत है। ये दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। होता यह है कि अब हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कमांडर साहब, चीन की चर्चा आपने एक बार फिर से की थी। मैं उसी संदर्भ में एक और सवाल पूछना चाहता था कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस जैसे डिफेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। करेक्ट। तो ऐसे में जब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली में कर ये कहें कि कोई बुली कर रहा है अगर तो उसके आगे झुकना नहीं है, और ये कहकर और ये कहें कि ट्रेड डेफिसिट हम ठीक करने को तैयार हैं, और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हों, ऐसे में भारत को इतना सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अनुभव पीछे के बहुत अच्छे नहीं रहे। राकेश जी, भारत को डबल सतर्क होना चाहिए। देखिए सांप तो सांप है, सांप के काटने से विष तो विष ही आएगा, अमृत तो नहीं आता। अब आप वो एक सपेरा आया है, सपेरे ने सांप को अगर मतलब बीन बजा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सांप का विष गायब हो गया। इस वक्त जो है चीन के सामने वो सपेरा है ट्रंप, और ट्रंप के टैरिफ। सबसे ज्यादा असर ट्रंप का टैरिफ अगर कहीं पड़ रहे हैं वो चीन में पड़ रहे हैं। चाहे भले ही टैरिफ को उसने कम कर रखे हैं, लेकिन ये मत भूलिए चीनी जहाज, मालवाहक जहाज अगर चीन का पहुंचता है अमेरिका, उसको 100% ज्यादा वो टैरिफ देना पड़ता है अमेरिका की एंट्री का। ये मत भूलिए जो बेसलाइन टैरिफ है वो कहीं नहीं गया। ये मत भूलिए जो चीन का जो ये अपना ब्रांड बदल के किसी और देश के साथ वो भेज रहा था और वहां पे इसने ट्रंप जो टैरिफ लगा था वो भी नहीं गया है। एवरेज टैरिफ चीन के ऊपर अभी भी 40-45% है, अभी भी, उसको स्थगित करने के बावजूद। तो चीन तो बिलक रहा है, और इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हिंदुस्तान का सहारा ले ले। ये एक टेम्पररी फेज है। इसी तरह से हमारे जो रिश्ते अमेरिका के साथ, जो मैं ये नहीं कहता खराब हैं, बिगड़े हुए हैं हल्के तरह से, कुछ गांठें आई हैं, ये भी एक टेम्पररी फेज है। जब आप पूरा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मुझे नहीं लगता ये 2-3 साल, क्योंकि देखिए कितना और ट्रंप के पास समय है, मुश्किल से 3 साल। इस 3 साल में मेरे हिसाब से अगले साल ट्रंप को है ना अपनी हकीकत मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि वो इलेक्शन हारेंगे डेमोक्रेट्स के साथ, फिर वो लेम डक बन जाते हैं, फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत लंबा खिंचने वाला है। और ट्रंप को तो आप जानते हैं, उसके लिए बहुत मशहूर है टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। गोर तो आ ही रहे हैं, क्या मालूम ये इसका टैको का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कोई अच्छी चीज हो जाएगी और ट्रंप क्वाड के नाम पे हिंदुस्तान आ जाए, क्या पता। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कमांडर साहब, आपने वर्ल्ड दिस वीक के इस शो में बहुत सारी ऐसी घटनाओं पर आपने उनको डिकोड किया जो हुई हैं, जो होने वाली हैं, उनके क्या उनका सिग्निफिकेंस है।
लोग ये, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग ये समझ पाएंगे कि भारत, चीन, फ्रांस, साउथ कोरिया, बहुत सारे देश भारत के नजदीक आ रहे हैं, वो देश जो अमेरिका के नजदीक है। तो अ, जो जियो पॉलिटिक्स होती है बहुत बार बदलती है और उसके बहुत सारे असरात होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। तो आपने उसे बहुत आसानी से सरल शब्दों में समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे वर्ल्ड स्पीक शो में शिरकत करने का और चीजों को समझाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।